आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप सब लोगों ने कहा कि आज गिल्लू पढ़ना चाहते हैं, हमने वैसे तो गिल्लू पढ़ा दिया है, आप लोगों को पता नहीं कैसे समझ में नहीं आया। गिल्लू ये एक स्टोरी है महादेवी वर्मा द्वारा रचित, बिना बुक का ही हमने पढ़ाया था, शायद इसलिए आप लोग नहीं समझ पाए हैं। गिल्लू ये एक कहानी है। देखिए, गिल्लू महादेवी वर्मा ने ये लिखा है। ये संचयन, जैसे आपकी मेन बुक क्या है, मेन बुक आपकी स्पर्श है, स्पर्श लिटरेचर, और संचयन स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, आप लोगों की इच्छा है तो हम पढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए, ये है गिल्लू। गिल्लू मतलब गिलहरी का बच्चा। तो महादेवी वर्मा जो है प्रस्तुत गिल्लू में उस गिलहरी के बच्चे के क्रियाकलापों के बारे में बताती हैं। तो ध्यान दीजिए, 1907 से 1987 तक का ध्यान। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही यानी पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता के सघन में छिपकर बैठता है और फिर महादेवी वर्मा के मेरे निकट पहुँचते ही चौंका देता है। अनायास यानी अचानक, हरितिमा, हरितिमा यानी हरियाली, छिपकर बैठा था। और तब महादेवी वर्मा को कली की खोज रहती थी, लेकिन आज उस लघु प्राण की खोज रहती थी। लघु प्राण यानी छोटा जीव, परंतु वो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही महादेवी वर्मा क्या बताते हैं कि उन्हें चौंकाने आ जाए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर उन्होंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअल यानी चुपके से छू कर छुप जाना और फिर ढूंढना। ये काक भुसुंडी भी विचित्र प्राणी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति समादरित, अति अवमानित। समादरित यानी विशेष आदर, अनादरित यानी आदर का अभाव, तिरस्कार। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण यानी प्रकट। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश यानी कटु, कानों को न भाने वाली, जो आवाज ऐसी है जो कानों को, दूसरे रमकवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे। ध्यान दीजिए, काकद्वय की चोंचों के दो भाग उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकद्वय यानी दो कौवे, निश्चेष्ट यानी बिना किसी हरकत के। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर घुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी तक पाया जा सका।
तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली यानी महादेवी वर्मा के अपने 2 नन्हे पदों से पढ़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आश्वस्त मतलब निश्चिंत, यानी वो निश्चिंत हो गया कि अब जो है मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि काक द्वय दोनों कौवों से वो बड़ा डर गया था और दोनों कौवों ने उसे घायल भी कर दिया था, इसलिए वो आश्वस्त हो गया। आश्वस्त हो गया, नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। क्यों इधर उधर देखने लगा? क्योंकि वो आश्वस्त हो गया था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित यानी आश्चर्य, स्निग्ध यानी चिकना, स्निग्ध यानी चिकना। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बोलने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था और अपनी कांच सी मनकों की आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था कि किस तरह से वो घिलाता था। जब मैं लिखने बढ़ती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। उसका ये लगातार दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक कि मैं यानी महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी वो उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती, ध्यान दीजिए, इस तरह कि उसके अगले 2 पैर और सिर के सारा लघुगात बस ऐसे दिखता रहता था, यानी लघुगात मतलब छोटा शरीर। इस अद्भुत स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता, यानी महादेवी वर्मा का। भूख लगने पर चिक चिक करने मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। ध्यान दीजिए, प्रथम बसंत यानी नीम चमेली के गंध। ध्यान दीजिए, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, नीम चमेली की गंध, यानी महादेवी वर्मा बगीचा लगाई और उस बगीचे में तरह तरह के फूल थे। तो उन तरह तरह के फूलों में नीम चमेली का फूल, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है कि गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, यानी महादेवी के कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अपने शब्दों में गिलहरियां चिक चिक करके पता नहीं क्या कहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। महादेवी वर्मा ने देखा, क्योंकि जो है पक्षी पशु अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसे तो कोई नहीं समझ पाता कि वो उनकी भाषा क्या है। तो उन्होंने क्या किया, मैंने किले यानी महादेवी वर्मा ने खिड़की में जो जाली लगी हुई थी उस जाली की कीले निकाल दिया और जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मतलब इतने दिनों से कमरे में रह रहा था, अब बाहर जाकर के गिल्लू खुश हो गया और उसने मुक्ति की सांस ली। ध्यान दें, इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। कुत्ते बिल्ली यानी महादेवी वर्मा का घर घर न हो करके एक चिड़ियाघर था। क्यों? क्योंकि वो जाती थी रास्ते में और किसी भी
जीव जंतु को घायल देखती थी तो वो अपने घर उठा के ले आती थी। फिर उसका जिस तरह से उन्होंने गिल्लू को घायल अवस्था में उठाकर अपने घर में ले आई, मरहम पट्टी की, फिर उसे स्वस्थ किया। उसी तरह से किसी भी जीव जंतु को बाहर देखकर वो अपने घर ले जाती थी, या किसी चिड़ी मार से ले लेती थी। वो चिड़ियों को पकड़ करके या तो उसे मार देता था या बेच देता था। जैसे कि इन्होंने एक चिड़ी मार से नीलकंठ लिया था। नीलकंठ मोर और मोरनी की कहानी इसके पहले अर्थ में थी, उसके बाद आपका सिलेबस चेंज हो गया तो इनकी कई कहानियां हैं जो पशु पक्षियों पर आधारित है। नीलकंठ है, सोना एक हिरण का है। तो इस तरह से ये पशु पक्षियों के बारे में लिखती थी, उनके बारे में, उनके क्रियाकलाप के बारे में। एक गौरा गाय पाली थी, उसके बारे में भी। तो इस तरह से महादेवी वर्मा का घर घर न होकर के एक चिड़ियाघर था। तो इतने छोटे जीव को, यहाँ पर वो कह रही है कि इतने छोटे जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी मुश्किल था। ध्यान दो मलिक। मुक्ति की सांस जब उन्होंने उनसे बाहर निकाल दिया तो सचमुच नुकसान। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा, मेरे जब भी हो तब लेखिका बंद रहता। मेरे काले से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह उसका नित्य का क्रम हो गया। मतलब वो हमेशा महादेवी वर्मा भाई इलाहाबाद विद्यापीठ में पढ़ाती थी, यहीं से पढ़ी थी। तो वो कॉलेज जाती थी, जब बाहर जाती थी और वापस आती थी तो गिल्लू उनके सर से पैर और पैर से सर तक तब तक दौड़ लगाता था जब तक कि वो उसे पकड़ न लेती थी, उसे पुचकारती न थी, उसे प्यार न कर, तब तक। ये है गिल्लू, ये महादेवी वर्मा, ये देखो भोजन कर रही है। और अब इसका आप लोगों को अभी देगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसका ये नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की खोली जाली गिरा बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मतलब वो 4 बजे गिल्लू को पता चल जाता था कि अब 4 बज गया है, अब महादेवी वर्मा यानी लेखिका आएंगी। तो ठीक 4 बजे झूले में आकर के झूलने लगता, यानी उनका इंतजार करने लगता। दिन भर तो गिलहरियों के साथ घूमता कूदता उछलता, उनका नेता बना रहता और ठीक 4 बजे आकर के वो झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नटों में, कभी सोन जूही की पत्तियों में छुप जाता। पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू उनमें अपवाद था। अपवाद यानी सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला कार्य। मेरे पास ध्यान दो, गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। अभी चित्र दिखाया हमने तुमों को गिल्लू और महादेवी वर्मा को भोजन करते हुए, तो वही बता रही है कि थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। क्यों? क्योंकि वो थाली के अंदर ही बैठ जाता, तो बड़ी कठिनाई से वो थाली के बाहर उन्होंने बैठना सिखाया।
थाली के बाहर बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरे थाली यानी महादेवी वर्मा की थाली से बड़ी सफाई से खाता। एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य यानी खाने का सामग्री। और कई दिन काजू ना मिलने पर वहाँ ने खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। ध्यान दीजिए, मतलब गिल्लू को अंदर भी क्रोध था। वो भी अगर काजू नहीं मिलता था तो या तो खाता ही नहीं था या तो झूले से बाहर फेंक देता था, क्योंकि वो काजू उसको पसंद था। और जब काजू नहीं मिलता था तो या तो वो झूले से बाहर फेंक देता था या खाता ही नहीं था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से, ध्यान दीजिए, मोटर दुर्घटना में जब लेखिका घायल हो गई, अस्पताल में उन्हें रहना पड़ा, तो उनका जो ही दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। उसे लगता कि लेखिका आई है, लेकिन जब कोई और देखता किसी और को तो फिर उसी तेजी से, जिस तेजी से आता उसी तेजी से झूले में जाकर बैठ जाता। घोंसले यानी नीड, रहने की जगह। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है। परिचारिका यानी सेविका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यानी ध्यान दीजिए, उसके लिए महादेवी वर्मा की सुराही एसी का काम करती थी। वह गर्मियों में बाहर नहीं जाता क्योंकि शायद उसे भी गर्मी लगती हो। वो महादेवी वर्मा के पास आ जाता, लेखिका के पास, जहाँ पर वो लिखती थी, और उसने गर्मियों से बचने का क्या उपाय खोजा? सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। इस तरह से वो लेखिका के समीप भी रहता और ठंडक में रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का पहला वर्ष अवधि 2 वर्ष, गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसे न कुछ खाया, झूले से दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मतलब मरने की वही स्थिति में उसने लेखिका की वही उंगली पकड़ी जिसने उसे, और ठंडे पन्नों से उसके पंजे ठंडे पड़ गए थे। उसे देखकर लेखिका ने मरणासन यानी जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु के समीप, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता यानी गर्मी। लेखिका को लगा कि भाई इसके पंजे क्यों ठंडे हैं, तो उन्होंने उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु अब तो उसकी मरने की स्थिति आई।
परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। तुरंत गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पिताब यानी पीले रंग का, पिताब का तात्पर्य होता है पीले रंग का। ठीक है, आज ये स्टोरी आप लोगों को बता दिया हमने, वैसे पहले भी बताया था। गिल्लू महादेवी वर्मा ने पाला था, उसकी जीवन चरित्र किस किस तरह से उनके साथ खेलता था, यही थी, कोई इतना कठिन नहीं था, पहले भी आप समझ सकते थे। ठीक है, ओके, थैंक्स।